नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खटीमा में न्यूजीलैंड से आए डेलीगेशन ने शिष्टाचार भेंट की है। साथ ही प्राइमरी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री न्यूजीलैंड सरकार के सलाहकार प्रोफेसर गैरी और न्यूजीलैंड के पशु चिकित्सक वैज्ञानिक प्रोफेसर निकोलस ने जनपद उधम सिंह नगर के तहसील किच्छा गदरपुर काशीपुर के अंतर्गत भारत सरकार की ब्रीड मल्टीप्लेक्शन फॉर्म योजना के लाभार्थियों के लिए भी फॉर्मों का निरीक्षण कर अध्ययन किया जा रहा। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। योग की वैश्विक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जो 1 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित होगा। GMVN के प्रबंध निर्देशक विशाल मिश्रा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश के गंगा रिजॉर्ट में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मनाया जा रहा है योग दिवस, और उसके लिए हमारी तैयारियां ये हैं कि ऋषिकेश के अंदर ये आयोजित होगा और इसके लिए अच्छे हमारे जो योग के जो अलग अलग विधाओं के जो शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है कि अपनी अपनी पद्धति को जनता के आगे रखें और सिखाएं। इसमें हमने होटल्स को भी लिया है, उनसे भी हमने डिस्काउंट करने की बात की है और हम चाहते हैं कि आम आदमी योग को सीखे, योग के प्रति प्रेम बढ़े, तो उसके लिए भी हमने लोगों को आमंत्रित किया है। और मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे रूप से ये योग का जो उत्सव है पूरा होगा और जो लोगों के जानकारी बढ़ाएगा योग के प्रति, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सदन में दिए गए विवादित बयान का मामला शांत नहीं हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण साचान ने भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के लोगों को गाली देता है या कोई भी विधायक मैदान के लोगों को गाली देता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और जिम्मेदारी सरकार की है और यहाँ के नागरिकों की है कि इस तरह की भावनाएं क्यों जन्म ले रही हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये दुर्भाग्य है कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के लोगों को गाली देता है या कोई भी विधायक मैदान के लोगों को गाली देता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी यहां के नागरिकों की है कि इस तरीके की भावना अल्टीमेटली जन्म क्यों ले रही है। आप इसका विश्लेषण के लीजिए। और जन्म इस वजह से ले रही है कि आप मूल निवास की बात करते हैं, आप भू कानून की बात करते हैं। भू कानून की जब बात करते हैं तो ये इसके पीछे जड़ है। दूसरे प्रांतों में रह रहा है, उसका क्या दोनों इसके लिए आज बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर के कपाट खोलने की तारीख घोषित कर दी गई है। जी हां, इस साल आपको बताते चले कि 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे खुलेंगे और साथ ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थियों का भी कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल का श्रद्धालुओं के चारधाम आने का रिकॉर्ड इस बार पार हो सके, इसके लिए बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा की जाएंगी। आपको बताते चले कि 2 मई से सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि मंदिर कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई है, जिसके लिए अब श्रद्धालुओं को काफी समय से इंतजार भी था कि केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू होगी, जिसको लेकर ये खुशखबरी अब सामने आई है, जहां पर चारधाम यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 की तारीखें तय हो गई थी और वहीं अब केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को भी खुलेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि जी बद्रीनाथ धाम 4 मई को खुलेगा और साथ ही 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम खुलेगा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। यह निर्णय महाशिवरात्रि के अवसर पर धार्मिक गुरुओं द्वारा ओकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लिया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए हमारे केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं 2 मई को खुलेंगे, ये तिथि घोषित हो गई है। और हमारी 4 धाम यात्रा के लिए हमारी जितनी भी प्रशासनिक रूप से जो तैयारियां हैं वो पूरे जोर से हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो आने वाले समय में यहाँ पे आगमन होने वाला है, तो निश्चित रूप से 4 धाम यात्रा के लिए जो सरकार की तरफ से सभी तैयारियां होती हैं वो हमारी जारी हैं। हम चाहते हैं कि पिछली बार का श्रद्धालुओं का यहाँ पे आने का जो रिकॉर्ड है वो टूटे और हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं उनको प्रदान करें, जिससे सभी श्रद्धालु जो हैं वो पुण्य दर्शन कर पाए और पुण्य दर्शन करके पुण्य लाभ लें। केदारनाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई, जहां पर मंदिर के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि हर साल लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जबकि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम क्रमशः गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थल पर बने हुए हैं। उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति यात्रा की सभी तैयारियों में जुटी है ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। और वहीं ऊखीमठ सिंह स्थित ओकारेश्वर मंदिर में धार्मिक गुरुओं और वेद पाठियों ने भी विशेष पूजा के साथ में ये निर्णय लिया। इस दौरान केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भीमशंकर और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, मंदिर समिति के अधिकारी, धार्मिक गुरु, सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। ओकारेश्वर मंदिर को इस खास अवसर पर फूलों से भी सजाया गया। आपको यह भी बताते चलें कि 4 धाम यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त शिवरात्रि के अवसर पर तय किया गया। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है और ऐसे में बीजेपी ने 11 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें से पहले चरण में बीजेपी ने दून महानगर के 11 मंडल के अध्यक्ष घोषित किए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद में अब जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया गतिमान है। जल्द ही जिला अध्यक्षों की सूची अन्य जिलों से आने वाले सभी जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन चुनाव के लिए तैयार है। पदाधिकारियों की नियुक्तियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। 11 मंडल अध्यक्ष की सूची भी जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि लगातार सभी पार्टियां जो हैं वो लगातार तैयार है। इस दौरान 11 सूची जारी कर दी गई है। 11 मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और संगठन चुनाव की तैयारियां भी बड़ी तेजी से की जा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी संगठन चुनाव की तैयारियां कर रहा है। पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं और आपको यह भी बता दें कि 11 मंडल अध्यक्ष की सूची भी जारी कर दी गई है। दरअसल नवनियुक्ति मंडल अध्यक्षों का स्वागत भी किया गया है। देखिए सांगठनिक रूप से हमारे संगठन की जो चुनाव प्रक्रिया है वो जारी है। हमने सभी जगह जो है मंडल अध्यक्ष सभी की सहमति से घोषित कर दिए हैं और जिलाध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो अभी गतिमान है। 1-2 दिन में जो है हमारे पास जिलाध्यक्ष की सूची भी जो विभिन्न जिलों से आनी है वो आ जाएगी और उसके बाद जो है सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। पार्टी बूथ 11 से मंगलवार को नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया और इस दौरान आपको यह भी बता दें कि नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सिविल लाइन ब्रजमोहन सैनी, मंडल अध्यक्ष रामनगर सुमित अग्रवाल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान मोहित राष्ट्रवादी, अनुभव त्यागी सहित तमाम लोग भी उपस्थित रहे। दरअसल पदाधिकारियों की नियुक्तियां शुरू हो गई हैं और 11 मंडल अध्यक्ष की सूची जो है वो जारी भी कर दी गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बूथ संख्या 11 में मंगलवार को नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया गया है। मंगलौर में विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा
और कहा कि सरकार भले ही यूसीसी को लेकर वाहवाही लूटने का काम कर रही हो, अगर सच में देखा जाए तो यूसीसी उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत है। उत्तराखंड के लोगों पर जबरदस्ती थोपा हुआ कानून सनातन धर्म के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये कानून उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गलत है। वहीं उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए बयान को भी गलत बताते हुए कहा कि उनका दिया गया बयान उत्तराखंड को पहाड़ी और मैदानी भागों में बांटने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा इस बयान से हर समुदाय के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। मंगलौर एमएलए के द्वारा घर पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष और इस दौरान यशपाल आर्य का उत्तराखंड सरकार पर वार रहा, जहां पर उन्होंने यूसीसी को लेकर तमाम तरह के सवाल किए। उन्होंने कहा कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये सनातन धर्म में जबरदस्ती थोपा जा रहा है। यूसीसी में लिव इन के प्रावधानों के विरोध पर लगातार तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि यशपाल आर्य उत्तराखंड सरकार पर वार भी सामने आया, जहां पर उन्होंने सनातन संस्कृति के विरोध बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों को बीच में तोड़ने के लिए ये काम हो रहा है और इस तरह के यूसीसी को लागू किया गया है जो कि यहां पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुरूप बनाया गया है और साथ ही कांग्रेस को महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले पर तमाम तरह के सियासी वार जारी हैं। सनातन धर्म का अपमान है, पूरा देश देख रहा है और किसी भी मुल्क में दुनिया में इस तरह का कानून नहीं है जो इन्होंने देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, यहाँ लागू किया है। इसमें काफी खामियां हैं और ये भी इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो लिविंग रिलेशन में रहेंगे वह व्यक्ति अगर रिश्ते तोड़ता है तो उसकी जो युवती है उसका अगर पुत्र पैदा होगा, पुत्री पैदा होगी, औलाद होगी, उसकी देख रेख सारा वो करेगी। प्रतिपक्ष और यशपाल आर्य का उत्तराखंड सरकार पर लगातार वार रहा। बीते सोमवार को जिले की बहुउद्देशीय किसान सहकारी समितियों में प्रबंध कमेटी के डायरेक्टर पदों के लिए दिन भर जमकर वोटिंग हुई है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बीते दिन मंगलवार को सभापति चुने जाने से इस बीच में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण देहरादून ने निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी और वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा। पूर्व चेयरमैन जिला सहकारिता बैंक नेता कांग्रेस डॉक्टर के.एस. राणा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा, सरकार न ही हाईकोर्ट की मान रही है, न ही सहकारिता एक्ट को मान रही है और न ही सरकार अपने पूर्व के आदेशों को मान रही है। सरकार ने पुराने सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया है, नए सदस्य बना दिए हैं जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली गई है और कोर्ट ने सरकार को पुराने पैटर्न पर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंधेर नगरी हो रही है, सरकार के जो मर्जी आ रहा है वो कर रही है। वो तो अपनी जगह है। हमारा तो आज का प्रेस का जो असली मकसद था वो ये था कि सरकार जो है न तो हाईकोर्ट की मान रही है, न सरकार जो है जो कॉपरेटिव एक्ट है, जो सहकारी समिति अधिनियम है, न उसकी मान रही है और न सरकार अपने ही पुराने आदेशों की मान रही है, उनको भी समय समय पर बदल रही है। हमारा ये कहना है कि हाईकोर्ट ने इनको स्पष्ट निर्देश दिया कि आप समय से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं, आप चुनाव कराइए। 1-1.5 साल हो गया, आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे। जब इन्होंने चुनाव कराना शुरू किया तो उसमें फिर इनका षड्यंत्रकारी दिमाग जो है वो उजागर हो गया।
तो वहीं राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य संरक्षण एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन होली त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमारी दस्तों और साथ ही वाहन टीमों का गठन किया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि विभाग की प्राथमिकता अब आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण और मिलावट रहित उत्पाद उपलब्ध कराना है, क्योंकि होली का त्योहार निकट है और ऐसे में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किए। विभाग के अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी का कहना है कि गढ़वाल और कुमायूं मंडल में छापेमारी अभियान जारी है। विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है। यहां शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है, साथ ही विजिलेंस के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बिल्कुल, फूड जहाँ भी बनता हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, वो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे, इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है, जरूर चेक कर सकते हैं और उसका सैंपल जरूर ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, विगत एक साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की है और काफी सुधार भी इसमें हुआ। और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं या अन्य सभी सर्विलांस के थ्रू ये चेक करते रहें। ऐसे ग्राउंडिंग तो हुई है ना। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने सभी विभागों के मुखिया को नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नोडल अफसर अपने जिलों के कर्मियों का समयबद्ध पंजीकरण कराकर रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वहीं मुख्य सचिव राधा ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देशक ITDA को निर्देश दिए हैं और ये भी कहा कि वो जिले और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। यदि किसी जिले या फिर विभाग को तकनीकी आवश्यकता होती है तो तत्काल उनसे संपर्क करें। उत्तराखंड में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 28 फरवरी तक अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना भी बनी है। आपको बताते चले कि पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव होने वाला है। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि देहरादून के मौसम की अगर बात की जाए तो थोड़े ही दिनों में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जारी हो जाएगा और इसके बाद में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। देहरादून में मौसम फिर से एक बार करवट लेगा और इस दौरान बारिश बर्फबारी की उम्मीद भी जताई गई है। दरअसल उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज से ही बारिश और बर्फबारी की संभावना जारी की गई है, जबकि कुछ जनपद सूखे ही रहेंगे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आ सकती है और साथ ही इसका असर निचले इलाकों में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड का मौसम फिर से बदलने वाला है। हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है 27 और 28 फरवरी को। तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी हो रही है
तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहां पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। ऋषिकेश के रामा पैलेस में गढ़वाली फिल्म जोना प्रदर्शित होने जा रही है और इस फिल्म के लेखक और निर्देशक सुशील कुमार फिल्म के संबंध में मुख्य अभिनेता अर्जुन चंद्रा ने अपने साथियों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि तितली फिल्म प्रस्तुति की ओर से जोना गढ़वाली फीचर फिल्म कुछ दिन पहले रिलीज हो गई है और अभी ये फिल्म टिहरी, देहरादून में प्रदर्शित हो चुकी है और विकास नगर में अभी ये फिल्म सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। इस फिल्म में मुख्य रूप से पहाड़ से पलायन और प्रेम कहानी दिखाई गई है जो गढ़वाल के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। उन्होंने बताया कि गढ़वाली फिल्म जोना नामक की नायिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। जोना का किरदार अनुष्का पवार निभा रही हैं। फिल्म की मुख्य नायक में वे खुद राजीव की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में मुख्य नायक राजीव एक एमबीबीएस डॉक्टर है। आपको बता दें कि गढ़वाली फिल्म जोना फिर से प्रदर्शित की जा रही है और जिसकी जानकारी मुख्य अभिनेता अर्जुन चंद्राकर ने पीसी करके दी है और जल्द ही ये फीचर फिल्म रिलीज होगी। आपको बताते चलें कि तमाम तरह की जो फिल्में हैं वो देहरादून में ही बनी हुई हैं और उन्हें अब रिलीज भी किया जा रहा है। दरअसल जल्द रिलीज होने वाली है गढ़वाली फीचर फिल्म, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरे मामले की जानकारी दी है। हमारे शहर के आसपास ही हमें 2 फिल्में राइट करी हैं, शॉर्ट फिल्म्स और गाने। गढ़वाली भाषा की फिल्म है और हमने जब बनाई तो उसके बाद हमें पहले टिहरी में हमने रिलीज करी, वहां पर 1 महीना चली। उसके बाद हमने देहरादून सेंट्रल मॉल में चलाई, 2 हफ्ता वहां पे चली और अभी विकास नगर में हमने पिछले हफ्ते लगाई, तो अभी चल रही है वहां पे। और अभी 28 तारीख से आपके ऋषिकेश में हम लगा रहे हैं, रामा पैलेस में। और जोना, जहां तक हमारी फिल्म की थीम का जो सब्जेक्ट है, तो जोना एक सेंट्रल कैरेक्टर है फिल्म का, जो कि राजीव जो कैरेक्टर है उसके लिए एक प्रेरणा कैसे कैसे बनती है। तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से है कि वो फिल्में राइट करी हैं, शॉर्ट फिल्म्स और गाने। हमारी जो ड्यूटी है या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सबने काम किया। तो हमारे रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के देवल गांव में एक महिला को गुलदार ने मार डाला है। गुलदार को मारने के लिए गांव में 2 शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं। बीते मंगलवार की शाम करीब 5 बजे घर से ही कुछ ही दूरी पर खेतों में घास लेने गई 77 साल की महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया है। गुलदार महिला को काफी दूर तक घसीट कर ले गया। आसपास के काम कर रही महिलाओं ने शोर मचाया तो ग्रामीण वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया है और ग्रामीणों के मुताबिक 3 महीनों से गांव में 2 गुलदार एक साथ घूम रहे हैं। गुलदार के 4 हमलों में महिलाएं घायल हुई हैं, जबकि अब महिला की जान चली गई है। उधर घटना का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के स्कूलों को भी बंद कर दिया है। और 5-7 खेतों के ऊपर से जो है बाघ इनको घसीटते हुए लाया और यहाँ पर जो है ये मरण अवस्था में पड़ी हुई है। मन के प्राण निकल गए हैं इनके। प्राण निकल गए हैं। बाघ ने जो है बुरी तरह से जो है घायल कर दिया है और गर्दन से लेकर अभी जो है स्वस्थ स्थिति का पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन बाघ जो है सामने से जो है देख रहा है। अभी जो है मतलब हम यहाँ पे लोग जो है गाँव से पूरे भाग के आए, तब तक जो है वो मृत जो है मतलब एकदम मृत जो है बाघ ने एकदम जो है मतलब उनको मृत कर दिया था। हमने जो है जंगलात विभाग को भी फोन किया है, लेकिन अभी जंगलात विभाग जो है सोया हुआ है, ना ही कोई सुध लेने के लिए तैयार है। और अभी तक देखो हम क्या करें,
और असहाय बन करके जो है हम देखो इस परिवार का क्या होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।